ठीक है ना। इसको हम वो करते हैं 94 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको हीट करते हैं। तो हीट करने की वजह से जो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, जो सेगमेंट्स हैं, क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ही अलग अलग हो जाते हैं। और इस स्टेप को आप कहते हैं क्या, डीनेचरेशन। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, बना के दिखा रखा है ये, हीट दिया आपने इसको 94 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। फिर अगला आता है हमारे पास कौन सा, एनीलिंग। तो एनीलिंग में हम यहाँ पर ज्वाइन करते हैं क्या, ये हम ऐसे करके को ज्वाइन करते हैं। इनको कहता हूँ मैं पॉलीमर्स, क्या कहता हूँ उनको मैं, सॉरी पॉलीमर्स कह रहा हूँ, प्राइमर्स, क्या कहता हूँ उनको मैं, प्राइमर्स। तो प्राइमर्स की ज्वाइनिंग हम यहाँ पर कुछ इस तरह से करते हैं। ठीक है। प्राइमर्स क्या होते हैं, प्राइमर्स आर नथिंग बट द ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। क्या होते हैं ये, आरएनए के सेगमेंट्स होते हैं ये, छोटे छोटे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हेल्प करते हैं टैग पॉलीमरेज को या डीएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने में। ठीक है जी, चलो आगे आ जाओ। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद एनीलिंग तो हो गई। ठीक है। इसके बाद एक्सटेंशन वाले प्रोसेस में, एक्सटेंशन को करवाने के लिए हम इसमें डालते हैं क्या, इसमें हम डालते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम का नाम है, जो डीएनए पॉलीमरेज का काम करता है। इसको हम कहते हैं क्या, टैग पॉलीमरेज। क्या कहते हैं इसको हम, टैग पॉलीमरेज। ये एक ऐसा एंजाइम है, ऐसा डीएनए पॉलीमरेज है दैट कैन वर्क एट वेरी हाई टेम्परेचर। जो हाई टेम्परेचर पे क्या कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों, बोलो यार, हाँ, काम कर सकता है। पक्का है। ठीक है। सो दिस एंजाइम कैन वर्क एट वेरी हाई टेम्परेचर। एक बात तो हो गई है। दूसरी बात, ठीक है, इसको हम लेकर कहाँ से आए, इसको हम लेकर आए एक एक बैक्टीरिया, इसका नाम क्या है, इसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। किससे निकाल के लाए हैं, थर्मस एक्वाटिकस से। ये एक थर्मो एसिडोफिल है। क्या है ये, एक थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया है आपका। ये 72 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर सकता है, काम कर सकता है। ठीक है। तो एक्सटेंशन प्रोसेस में क्या करते हैं, एक्सटेंशन प्रोसेस में हम क्या डालेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे क्या, टैग पॉलीमरेज। पहली बात तो एंजाइम डालेंगे, मेन एंजाइम जिसका नाम है हमारे पास क्या, टैग पॉलीमरेज। पर टैग पॉलीमरेज तभी काम करेगा ना जिसको कुछ सबस्ट्रेट मिलेगा। तो उसको मजदूर को जब ईंटें दोगे बनाने के लिए, तभी तो दीवार बनाएगा। तो मजदूर तो दे दिया आपने, पर ईंटें भी देनी पड़ेगी। यहाँ पर आप ईंटें दोगे, तो ईंटे का नाम क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, जिनको हम कहते हैं क्या, डीएनटीपीज। क्या देना पड़ेगा, डीएनटीपीज। और साथ में देने पड़ेंगे क्या, कुछ मैग्नीशियम आयंस, क्योंकि ये एंजाइम जो है ये मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में ही काम करता है। और जब आप ये दे दोगे तो ये पूरा काम करेगा और एक्सटेंशन करवाएगा। एक्सटेंशन करने के बाद जो डीएनए के पार्ट्स थे, जैसे ये थे हमारे पास, यहाँ पे हमने इसको जोड़ रखा था, तो यहाँ पर एक कंप्लीट 2 मॉलिक्यूल्स डीएनए के कुछ इस तरह से वही क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। और इस स्टेप को कहते हैं कि हम एक्सटेंशन, क्योंकि हमने यहाँ पर प्राइमर की क्या करवा दी, एक्सटेंशन करवा दी, हमारे पास जो जीन था वो बनकर आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या करा, बेसिकली यहाँ पर हमने एक जीन के, एक डीएनए के, हमने यहाँ पर 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स बना दिए। तो यही होगा एम्प्लीफिकेशन, आया ना, पक्का। पर यहाँ पर ये रोकने को कहता है, कहता है रुको, क्या कह रहा है यहाँ पर ये कह रहा है कि तो हमने अभी एक बार इसको रिपीट किया है। कहता है आप ना इसको बस कुछ बार ही कुछ मत करो, आप ना बस इस साइकिल को 30 टाइम्स, कितने टाइम्स, आप बस इस प्रोसेस को 30 टाइम्स क्या करो, रिपीट करो। कहता है 30 टाइम रिपीट करने के बाद ना इसकी कॉपीज बन जाएंगी आपके पास, कितनी, 1 बिलियन। कितनी कॉपीज बन जाएंगी, बोलो यार, 1 बिलियन कॉपीज आपके पास डीएनए की बन जाएंगी। अरे आसान है या मुश्किल है, बताओ भाई। पक्का, पढ़ रखा है ना आपने ये, चलो गुड। ठीक है, आगे आते हैं। तो यहाँ पर ही बता रखा है सारी की सारी बातें। ठीक है। अब इंसर्शन कैसे करते हैं, तो इंसर्ट करने के लिए हमें सिलेक्टिव और मार्कर के अंदर डालते हैं, यहाँ पे वाली बात बता रखी है, आपको ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर आता है हमें क्या निकालना है, उसमें से जो फॉरेन जीन प्रोडक्ट निकालना है। तो कहता है ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि किसी बैक्टीरिया में आपने जब प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस कर दिया, किसी बैक्टीरिया में क्या कर दिया आपने, किसी प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस कर दिया, और उस प्लाज्मिड के बाद वो आपका
जीरो ऑफ इंटरेस्ट या इंसर्ट प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली बात है ये जीरो ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा, अपना प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस प्रोडक्ट को कहते हैं कि हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, क्या कहते हैं इसको, कहते हैं कि हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है। या आप इसको बायोकेमिकल प्रोडक्ट भी कह सकते हो, क्या भी कह सकते हो आप इसको, बायोकेमिकल प्रोडक्ट या बायोकेमिकल, छोड़ दो, बायोकेमिकल प्रोडक्ट ही कह दो, पक्का। तो यहाँ पे इसके बारे में बता रखा है। पर कहते हैं क्योंकि अगर आपने इसको लेबोरेटरी में बनाना है, कहाँ पे बनाना है, लेबोरेटरी में बनाना है, तो आप सिर्फ छोटे लेवल पे बना सकते हो। बट कहता है कि अगर आपको बड़े लेवल पे बनाना है, कहाँ पे बनाना है आपने इसको, अगर बड़े लेवल पे बनाना है तो उसके लिए आपको यूज करने पड़ेंगे क्या, बायो रिएक्टर के यूज करने पड़ेंगे। तो भाई बायो रिएक्टर अगले पेज पे करता है किसकी बात, ये बायो रिएक्टर्स की बात, किसकी बात करता है, बायो रिएक्टर्स की बात करता है। तो कहता है बायो रिएक्टर्स कुछ नहीं होती, बायो रिएक्टर्स बड़ी बड़ी वेसल्स होती हैं जिनकी वॉल्यूम 100 से 1000 लीटर, मतलब कि आपकी जो पानी की टंकी है इतनी बड़ी हो सकती है। ये कुछ इस तरह से सेट किए जाते हैं कि इनके अंदर जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, जो डिजायर्ड बैक्टीरिया है, या जो हमारे पास डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म है इसके हम ग्रोथ वहाँ पे करवा रहे हैं, उसकी ग्रोथ हैम्पर ना हो, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाए। और हम इस बात का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि वहाँ पर कोई पैथोजन, कोई इन्फेक्शियस बैक्टीरिया, कोई इन्फेक्शियस वायरस वहाँ पे गलती से भी ग्रो ना कर पाए, ठीक है। तो बायोरिएक्टर जो हमारे पास वो दो टाइप के आते हैं, एक आते हैं हमारे पास कौन सा, सिंपल स्टर्ड, जो आपने पहले पढ़ाया था, ठीक है। और दूसरा आता है हमारे पास कौन सा, स्पार्क स्टर्ड। कौन सा आता है, स्पार्क स्टर्ड। आपको डायग्राम नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को देखते रहो। कहता है ये डायग्राम है, इसके अंदर ये ब्लेड्स लगे हुए हैं, ब्लेड्स रोटेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने क्या करा है, हमने इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज को भर दिया है, तो बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहें, हर बैक्टीरिया को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिले, इसलिए हमने इसके अंदर ब्लेड लगा रखे हैं। ये ब्लेड घूमते हैं तो ब्रॉथ बनता है, ठीक है। तो कल्चर ब्रॉथ कहते हैं इसको, बैक्टीरिया कल्चर में एक ब्रॉथ बनता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है ब्रॉथ बनेगा, तो ब्रॉथ बनने के बाद ऊपर कुछ झाग भी बन जाएंगे, कुछ फोम बन जाएगा। तो उस फोम को ब्रेक करने के लिए इसके ऊपर एक और ब्लेड होता है, इसको कहता हूँ मैं फ्लैट ब्लेड, ठीक है। और फ्लैट ब्लेड के ऊपर होता है क्या, फोम ब्रेकर। क्या होता है, फोम ब्रेकर। ये बेसिकली मार्क बनाने के लिए आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर होता है क्या, फोम ब्रेकर, जो फोम को इसको हटाता है। क्योंकि अगर फोम आ गया तो जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया तो प्रेजेंट है, बैक्टीरिया तो प्रेजेंट है नीचे, ठीक है, और ऊपर प्रेजेंट है एयर। तो भैया एयर और बैक्टीरिया के बीच में तो सप्लाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि फोम बन जाएगा। तो फोम को हटाने के लिए यहाँ पर ऐसे फोम ब्लेड्स लगाए जाते हैं जो उसको हटा सके, ठीक है। तो सर फोम ब्रेकर हो, फ्लैट ब्लेड हो या कल्चर ब्लॉक हो, इन सबको घुमाने के लिए ऊपर लगी हुई है एक मोटर। क्या लगी हुई है, मोटर। और मोटर के जस्ट ऊपर लगी हुई है एक मशीन, जो ये बताएगी कि वो कितने आरपीएम, मतलब कि कितनी स्पीड से, कितने रोटेशन पर मिनट वो दे रही है, कि वो जितनी ज्यादा घूमेगी कितनी स्पीड पे वो घूम रही है, ठीक है। अच्छा, तो बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बैक्टीरिया बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम में ना चले जाएं, या बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बेसिक मीडियम में ना चले जाएं। मतलब हमें बैक्टीरिया, जिस मान लो कि बैक्टीरिया काम करता है इस पे 5 pH 5 पे, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पीएच बढ़ के 8 पहुंच जाए, या पीएच गिर के 2 पहुंच जाए। तो पीएच में इतना ज्यादा बदलाव ना हो, इसीलिए यहाँ पर हमने एक ओपनिंग रखी हुई है, इसको कहता हूँ कि मैं एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल। तो यहाँ से अगर मान लो पीएच ऊपर चला गया तो मैं एसिड डाल के कम कर दूंगा, या पीएच नीचे आ गया तो मैं बेस डाल के उसको बढ़ा दूंगा। तो यहाँ से हम एक ऑप्टिमम पीएच मेंटेन करने के लिए इसको रखते हैं। और साथ ही साथ ये जो यहाँ से हम एक और ओपनिंग को रखते हैं, इसको कहता हूँ कि मैं स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन। तो यहाँ से हम अंदर क्या करते हैं, स्टीम डालते हैं, वाटर गैसियस फॉर्म में अंदर हम पुट करते हैं, ठीक है। तो स्टीम डालने से क्या होता है कि अनवांटेड बैक्टीरिया जो है, कौन है, जो अनवांटेड बैक्टीरिया है वो ना मर जाए, सॉरी वो प्रोड्यूस ना हो जाए। तो उसको किल करने के लिए हम यहाँ से इसको अंदर पुट करते हैं। बताओ यार, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, पढ़ी हुई है आपने वाली बात, ठीक है। चलें आगे आ जाएंगे, इस पे हमारे पास आता है कौन सा, स्पार्गेट स्टड, ठीक है। तो स्पार्गेट स्टड में इस सब की जरूरत नहीं होती है, उसमें इतने सारे ब्लेड भी नहीं होते हैं, बस नीचे एक ही ब्लेड होता है, ये वाला, ठीक है। यही ब्लेड क्या करता है, यही ब्लेड मूव करता है और ये घूमता रहता है, और इसके नीचे से यहाँ से हम ऑक्सीजन सप्लाई देते रहते हैं। तो ये घूमता है, घूमने की वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो एक जगह से दूसरी जगह हटते रहते हैं। तो सर क्या सफिशिएंट अमाउंट है फिर उसको ऑक्सीजन मिल पाती है, हाँ भाई बिल्कुल मिल जाती है, क्योंकि हम ऑक्सीजन यहाँ पे नीचे से दे रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन दूसरा ऊपर सप्लाई हो रही है, नीचे से दे रहे हैं। जब नीचे से ऑक्सीजन ऊपर जाएगी तो इट विल गो इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। तो जब वो बबल्स की फॉर्म में नीचे से ऊपर जाती है, तो
देखो बबल के कांटेक्ट में जितने भी बैक्टीरिया आएंगे, बबल के कांटेक्ट में जितने भी बैक्टीरिया आएंगे उन सबको तो सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन की ज्यादा दिक्कत नहीं होती। और ऊपर वैसी भी बात है कि जब हम इसको घुमाते हैं तो ऊपर क्या होता है, ऊपर ना ऐसे कुछ वेव्स बन जाती हैं इस तरह से, ठीक है। और वेव बनने से क्या होता है आपको पता है, कहीं पर भी ये वेव या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनती हैं तो सर्फेस एरिया बढ़ जाता है, और सर्फेस एरिया बढ़ने की वजह से जो एक्सचेंज है ऑक्सीजन का विद द एनवायरनमेंट वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। पक्का, ठीक है। तो इनमें से ज्यादा इफेक्टिव कौन है, इसमें स्पार्क स्टर्ड जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। बोलो यार, आसान है मुश्किल है, कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है यार, देखो ये सब जो आपको करवाया जा रहा है ना, आपको करवाया जा रहा है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आपको ये सब चीजें पहले भी पढ़ाई जा चुकी हैं और एक बार इन सबकी रिवीजन भी हो चुकी है, हुई है कि नहीं हुई है आप मुझे बताओ। ये तो रिवीजन सेकंड, दूसरी बार रिवीजन चल रही है, ठीक है। तो कायदे से आपने क्या करना है, कायदे से जो मैं आपको बोल रहा हूँ, एक फास्ट व्यू में आपको एक एक चीज पढ़े ना पड़े, मैं आपको अपने मुंह से बोल के सब चीज सुना दे रहा हूँ, ठीक है। सुनने के बाद अगर आप उसको ढंग से सुन रहे हो तो आपको दोबारा से इसको रीड करने में और एक बार राइट करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। देखो यार आपके पास ले देखिए सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर्स हैं, 5 है ना, 2 वहां पर है, 2 वहां पर है और एक यहाँ पर है। हाँ, तो टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं आपने, 2 2 4 और एक 5। भाई बोलो हाँ या ना? नहीं 6 है यार टोटल, माफ कीजिएगा, 6 चैप्टर्स है, ठीक है। तो यार देखो अगर मैं बोलूँ कि आपको 6 चैप्टर्स लिखने हैं, सिर्फ बैठ के लिखने हैं, राइटिंग पार्ट पे आपने ध्यान देना है, लिखने हैं, तो क्या आप नहीं लिख पाओगे? लिख दोगे यार, क्या दिक्कत है? 6 चैप्टर लिखते हैं, लिख डालो ना बैठ के। कितने क्वेश्चन होंगे एक चैप्टर में, मैक्सिमम खींच के जो क्वेश्चन बनेंगे बनेंगे 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बनेंगे? 30 क्वेश्चन बनेंगे 3 नंबर के, ठीक है। और 6 चैप्टर है, कितने चैप्टर है? 6, मल्टीप्लाई बाय 6 तो कितने क्वेश्चन हो गए? 180 क्वेश्चन। मैं बोलता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन लिखने में 3 मिनट लग रहे हैं, कितने देर लग रही है? 3 मिनट, ठीक है। तो भाई 180 क्वेश्चन लिखने में कितने लग जाएगी आपको? 180 इंटू 3 कितना हो गया? 540 मिनट। लगा दो ना यार, क्या दिक्कत है? लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है। 540 मिनट कितने हो गए? डिवाइड बाय 60, 0 हो गया 7, 7 आवर्स, ठीक है। नहीं 9 आवर्स, सॉरी 8, ठीक है। तो भाई 9 घंटे का काम है आपके पास, इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। रोज के 2 2 3 घंटे 4 4 घंटे लिखो। लिखो, मैं कह रहा हूँ 9 के 18 घंटे भी होते हैं लिखने के लिए, मैं तभी भी लिखवाता आपसे। लिखो भाई, इतना लिख सकते हो, ठीक है। राइट मैक्सिमम, बार बार लिखो, ठीक है ना। बायो में जितना जल्दी और जितना प्रिसाइज और जितना बढ़िया आंसर लिखोगे उतना आपको नंबर मिलेगा। एक एक नंबर के क्वेश्चन भी लिख डालो, 3 3 नंबर के क्वेश्चन भी लिख डालो, 2 2 नंबर के क्वेश्चन भी लिख डालो, सारे सवाल लिख डालो एक बारी, छोड़ो मत किसी बात को, ठीक है जी। चलो बढ़ जाए, आगे आते हैं। अगला आता है हमारे पास कौन सा? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या आता है? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में बताने वाला कुछ नहीं है, सब सुन लो, ठीक है। कहते हैं कि बायोसिंथेटिक वेस्ट पूरा हो गया, आपने पूरा पूरा जो आपका बायो प्रोडक्ट था, ठीक है ना, बना लिया। मतलब आपने, आपका जो केमिकल था, आपका जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन था, आर प्रोटीन, वो आपने बना लिया। अब बनाने के बाद क्या होगा? द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बिफोर इट इज रेडी फॉर मार्केटिंग। तो कहते हैं मार्केटिंग करने से पहले इसको बहुत सारे उसके अंदर क्या करने पड़ेंगे, हमें टेस्ट वगैरह करने पड़ेंगे, प्रोसेसिंग जांच करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कहते हैं इस प्रोसेस में क्या क्या आता है? इसमें आता है सबसे पहले सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, ठीक है। फिर एक्सट्रैक्शन भी आएगा, सेपरेशन के बाद एक्सट्रैक्शन, पहले आएगा एक्सट्रैक्शन, फिर आएगा सेपरेशन, फिर आएगा आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, क्लिनिकल ट्रायल्स, ये वो। तो कहता है ये सब चीजें, उसमें फिर प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने, ठीक है, कि वो खराब ना हो जाए। तो ये सारी जो सारी की चीजें, इनको कलेक्टिवली हम बोल देते हैं क्या? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। So the product has to be formulated with suitable preservatives. Such formulation has to undergo through a clinical trials in case of drugs. Strict quality control testing for each product is also required. The downstream processing and quality control testing vary from product to product. ठीक है, तो भाई इसको पढ़ लेना, बच्चे छोड़ जाते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग को, आप छोड़ के मत जाना, इंपॉर्टेंट। पक्का? बोलो यार, मुश्किल तो नहीं है? हो जाएगा ना? यस सर। बढ़ जाए, चलो। रणदीप का नेट खराब चल रहा है, रणदीप बार बार बाहर चली जाती है। चलो ठीक है,
अब आप मुझे बताओ, कल जो आपको मैंने क्वेश्चन करने के लिए दिए थे, क्या वो क्वेश्चन कर लिए आपने? ईमानदारी से बताओ, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। बताओ जी, डिम्पल जी, कल के जो क्वेश्चन दिए थे मैंने कर लिए आपने वो? सर सारे नहीं किए, आधे ही करे हैं। आधे ही करें, जो मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लाऊंगा। हाँ डिम्पल, कितने क्वेश्चन कर लिए? आ जाओ भैया, आ जाओ, इस पे आ जाओ जरा, आ जाओ अपने नोट्स पे आ जाओ। नोट्स है ना सबके पास? ठीक है, देखो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, डीएनए टेक्नोलॉजी, पेज नंबर 290। ठीक है, ये तो हमने सब पढ़ रखा है। यहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छा दे रखा है, स्टेप्स इन डीएनए, स्टेप्स इन पीसीआर। ठीक है, और पीसीआर टेक्निक रिक्वायर्स, इन दोनों चीजों का मार्क कर लो। ए पीसीआर टेक्निक्स रिक्वायर, इसको मार्क कर लो। स्टेप्स इन पीसीआर, इसको मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डीनेचरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कर लिया? ठीक है, बाकी इसके बाद जो ज्यादा जरूरी नहीं है। आगे आ जाओ बायोरिएक्टर पे। ठीक है ना, बायोरिएक्टर को मार्क करो। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत आसान तरीके से बता रखा था, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। ठीक है ना, सिंपल स्टड और स्पार्क स्टड दोनों को मार्क कर लो, मतलब इसको पढ़ लेना भाई यहाँ से। ठीक है, देखो यहाँ पे देखा है कंपोनेंट्स ऑफ बायोरिएक्टर, तो ये भी पूछा जा सकता है डायग्राम में मार्क करने के लिए। वैसे आप डायग्राम को पढ़ोगे, डायग्राम के साथ देख लेना। देखो एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, इसको देख लो। फिर आ जाओ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग पे, इस पे आ जाओ। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग पे इसकी डेफिनेशन मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके अलावा, इसके बाद जितने भी सवाल है, सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 24 तक, 25-26 छोड़ देना, सारे सवाल करने हैं आपने। जो रिपीट होंगे उनको छोड़ देना, पर जो नहीं है रिपीट वो सारे करने हैं। जैसे कि नेम द एंजाइम दैट आर यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल एंड द फंगल सेल, आज ही पढ़ाया है। बताओ कौन सा है बैक्टीरियल सेल के लिए? बताओ शीतल। सर क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 292। हो गया? अरे भाई, बैक्टीरियल सेल के लिए लाइसोजाइम है, और फंगल सेल के लिए काइटिनेज है, हाँ या ना? ठीक है, देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है, हाउ कैन बैक्टीरियल डीएनए बी रिलीज फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल फॉर बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट। कहते हैं बैक्टीरियल डीएनए को आप बैक्टीरियल सेल से कैसे आइसोलेट करोगे? उसमें बताओगे कि सबसे पहले हम उसमें लाइसोजाइम डालेंगे, लाइसोजाइम डालने से उसकी सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाएगी, हट जाएगी वहां से, फिर हम उसमें चिल्ड इथेनॉल डाल के उसको प्रेसिपिटेट आउट कर लेंगे। कितना आसान है कि नहीं है?
चलो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ। शिवांगी आप बताओ, पेज नंबर 292 पर। हाँ, अरे भाई क्लास ऑन करके जा रखे हो क्या? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सर प्लांट सेल है सेल वॉल। बिल्कुल ठीक है, गुड। ठीक है शिवांगी, चलो आ जाते हैं आगे। ठीक है, इसको कर लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन से वाले सारे, ठीक है ना। कम से कम 1 मार्कर और 2 मार्कर तो सारे ही कर लेना, जरूरी जरूरी। आपको पूरा पेपर मेरे नोट्स में से नजर आएगा, एक सिंगल एक भी ऐसा सवाल नहीं आएगा। मैं आज आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 30 तारीख का पेपर है आपका, मैं आज आपको गारंटी देके कह रहा हूँ कि कोई एक ऐसा अकेला सवाल नहीं आएगा जो नोट्स के बाहर से आएगा। सब कुछ इस नोट्स में से आएगा, आपने बस इन नोट्स को ढंग से पढ़ना है, इनको ढंग से रिवाइज करना है। ठीक है, मत सो 8 घंटे, मत सो 6 घंटे, 3-3 4-4 घंटे सो, काम चलाओ। बस इसको खत्म करो, नोट्स को खत्म करो। मैं नहीं कह रहा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके जाओ, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं, पर मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 1 मार्कर और 2 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चन, कम से कम ये 3 क्वेश्चन, 5 मार्कर भी मत करो, और 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चन सारे करके जाओ। और कोशिश करो कि हाथ से आप एक ही सवाल का आंसर लिख डालो, लिख डालो। ठीक है ना, एक पूरी कॉपी भर दो इन 10 दिनों में, 9 दिनों में, जितने भी दिन बचे हुए हैं। ठीक है, आगे आ जाओ, चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं हम, उसकी करते हैं रिवीजन, मतलब बायोटेक का चैप्टर 2। जो आपने कल दिए थे वो भी इम्पोर्टेंट थे। दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? जो आपने कल टॉपिक 1 में से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए थे वो करे थे मतलब। कल जो मैंने टॉपिक्स दिए थे वो कर लिए आपने? नहीं वो सर सारे नहीं किए, मतलब वो किए थे वो भी सर इम्पोर्टेंट ही है, मतलब उनके भी। भाई सब इंपॉर्टेंट है, सब जितना मैंने पढ़ाया वो सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके सर। आप लोग सेलेक्टिव स्टडी कर, देखो दो चीजें हैं, पहले तो आप अपने अपने आप को क्लियर कर लो। देखो पेपर 70 नंबर का है, 70 में से आपको कितने नंबर चाहिए, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। आपको चाहिए 70 में से 70 नंबर, या आपको चाहिए 70 में से 45 नंबर, ये डिसाइड कर लो। देखो अगर आपको 70 में से 45 नंबर चाहिए ना, तो मैं अभी रिविजन करवानी बंद कर दूंगा और मैं आपको 10 टॉपिक बता दूंगा, बस वो पढ़ लेना, 45 नंबर आपके ऐसे आ जाएंगे। पर अगर आपको 70 में 70 नंबर चाहिए, ठीक है सुन लो मेरी बात, अगर आपको 70 में 70 नंबर चाहिए तो आपको मैं जो एक एक चीज बोल रहा हूँ आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, आपके पास सिर्फ 2 ही तरीके हैं पढ़ने के, ये है सिलेक्टिव स्टडी और ये थॉरो स्टडी। मैंने आपको पूरे साल ढंग से पढ़ाया है, मुझे पता है। ठीक है, और इसके हिसाब से आपको थॉरो स्टडी करनी चाहिए और आपको 70 में 70 नंबर की तैयारी करनी चाहिए। वो आपके हाथ में नहीं है कि आपको 70 में 70 आएंगे कि नहीं आएंगे, पर आपको 70 नंबर की तैयारी जरूर करनी चाहिए। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, देखो जितने बच्चे अभी, देखो सारे बच्चे रिविजन क्लास में नहीं आ रहे हैं, पर आप देख लेना कि उन बच्चों के भी ना 68, 69, 67 मार्क्स फिर भी आ रहे होंगे 70 में से। और ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ चुके हैं फिजिक्स सेमेस्टर का पेपर देने के बाद, कि पेपर जो है हमारे पास वो नोट्स में से ही आता है। केमिस्ट्री के पेपर में तो पहली बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। ठीक है, तो भाई बायो में तो ऐसा 100% ही होगा, पूरा का पूरा पेपर आपके पास नोट्स में से आएगा, पूरा का पूरा पेपर। मैं अभी बोल दे रहा हूँ आपको, 30 तारीख को आपको हो गया यार, ये तो सर ने पढ़ाया था, बस हम उसको ठीक से लिख नहीं पाए। सर ये भी सर ने पढ़ाया था, अब वो 2 नंबर का सवाल ठीक से लिख पाए, वरना शायद 70 में से 70 आए होते। हमारे पेपर में भी लिखा होता कि 100 में से 100 किसी पेपर में हमारे पास बने हैं टर्म 2 में। चलो यार छोड़ो, उस पर नहीं जाते अभी। पर फिर आपसे कह रहा हूँ, एक ही बात पे मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप 1 मार्कर 2 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चन जितने हैं, पूरा कोर्स भी तो नहीं है, 6 चैप्टर ही तो हैं। राइट विद योर हैंड, राइट विद योर हैंड, अपने हाथ से लिख लो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके 95 प्लस मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी। आप बस कर लो, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं
उनको बस आप हाथ से लिख लो, एक बार अपने हाथ से लिख लो, ठीक है ना। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के आंसर्स, क्वेश्चन पढ़ा उसके आंसर लिख लिए, क्वेश्चन पढ़ा उसके आंसर लिख लिए। जब पूरा कर लिया आपने तो उसके बाद जाके आंसर्स तो इसमें लिखे ही हुए हैं इस वाली नोट्स में मेरे पास, आपने उस वाली चीज को खोलना है और खोल के देख लेना है कि आपने आंसर लिखा है वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है तो टिक करना है, नहीं है तो उसको गोला मारना है, ठीक है ना। एक चैप्टर में कितने मतलब कितने 30 सवाल बन रहे हैं, 30 है, 1 मार्कर 2 मार्कर 3 क्वेश्चन मिला के इतने 30 सवाल है टोटल मिला के, ठीक है। क्या हो जाएगा, 30 सवाल है, 30 सवाल में से 6 सवाल भी गलत होंगे तो 6 सवाल दोबारा से पढ़ लो उसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर जो है उसका, उसको एक बार रीड कर लो, रीड करने के बाद चाहो तो दोबारा लिख लो उसको एक बार। कितनी देर लगेगी, 4 घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेगा, एक दिन लग जाएगा, एक दिन लग जाएगा, क्या हो जाएगा उससे, कुछ नहीं होगा। करो, सिक्योर करो नंबर अपने। चलो आगे बढ़ते हैं हम। मैं शुरू कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 2। दिख रहा है आपको ये, बोलो भाई हाँ या ना। यस सर। ठीक है आ जाओ। तो कहते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस एग्रीकल्चर में, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर में इसकी एप्लीकेशन है, एक तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर मिला, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप ये कर सकते हो कि आप एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करो, आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करो, या आप जीएमओ का यूज करो। जीएमओ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इनका आप यहाँ पर इस्तेमाल करो। तो यहाँ पे बात आ जाएगी इसकी जीएमओस की। जीएमओस क्या होते हैं, जीएमओस वो होते हैं वो प्लांट्स या वो एनिमल्स या कोई भी वो चीज जिनके अंदर आपने जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दी। क्या कर दिया आपने जिनके अंदर, बोलो यार क्या कर दिए, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिए। पक्का आया ना, ठीक है। और इन जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने की वजह से, क्या करने की वजह से, इस जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने की वजह से जो प्लांट है या जो भी हमारे पास चीज है वो क्या कर रही है, वो टॉलरेंट हो गई है। इट हैज बिकम टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। वो एबायोटिक स्ट्रेस से क्या हो गई है, टॉलरेंट हो गई है। पक्का, ठीक है, इसलिए आपने करी थी। या अब आपने मॉडिफिकेशन करी है तो अब उसके ऊपर कोई पेस्ट हमला करता है या अब हमला नहीं करता, और हमला करता है तो मर जाता है, ठीक है। तो आपने वो पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया, ठीक है। आपने ऐसा क्यों करा, आपने ऐसा इसलिए करा कि क्या होता था कि मान लो कि जो फसल है, फसल तैयार होने में तो 6 महीने लगते थे, पर तैयार होने के 7 दिन के बाद ही वो खराब हो जाती थी। पर आपने कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन करी कि तैयार तो चलो 6 महीने में हो रही है, पर वो 7 दिन में खराब नहीं हो रही। जब उसको खराब होने का पीरियड क्या हो गया, बढ़ गया, वो 1 महीने बाद खराब होगी। तो अब आपके पास जो टाइम था उसको हार्वेस्ट करने का, ठीक है ना, वो क्या हो गया, वो बच जा रहा है, ठीक है। फिर इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज। पहले मान लो कि किसी एक क्रॉप को चाहिए होते थे 6 गैलन पानी, पर अब वो 1 गैलन पानी में काम कर दे रही है। तो आपने करा, आपने उसकी जो वाटर और मिनरल यूजेस थी उसको रिड्यूस कर दिया, आपने उसकी न्यूट्रिशन क्वांटिटी को बढ़ा दिया। तो ये सब चीजें करके आपने करा, आपने एक बेटर क्रॉप क्रिएट करी। क्या क्रिएट करी आपने, एक बेटर क्रॉप बनाई, ठीक है। कैसे, क्या करके, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके। तो इस तरह के प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस या एनिमल्स को कहता हूँ क्या मैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक कोई दिक्कत, आसान है, ठीक है। अब इसके बाद जो पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आओ जी इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात आ जाएगी इसकी बैसिलस thuringiensis की, ठीक है, thuringiensis की, ठीक है। तो कहते हैं बैसिलस thuringiensis, देखो यहाँ पे नाम दे रखा है, इसकी स्पेलिंग याद कर लेना भाई, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं क्या, बीटी, क्या बोलते हैं इसको, हम बीटी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। कहता है इस बैक्टीरिया के अंदर एक टॉक्सिन बनता है, तो कहता हूँ मैं बीटी टॉक्सिन। क्या कहता हूँ मैं इसको, बीटी टॉक्सिन, जो नॉर्मली क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। कैसे फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में। बट जब इसको क्या मिलता है, एल्कलाइन मीडियम, क्या मिलता है जी, एल्कलाइन मीडियम मिलता है, तो क्या हो जाता है, इट बिकम्स एक्टिव। क्या हो जाता है ये, बोलो भाई, हाँ, इट बिकम्स एक्टिव, ठीक है। और एक्टिव होने के बाद दिस इज डेडली फॉर द लिविंग सेल्स। जो भी लिविंग सेल्स होते हैं ये उनकी करवाता है क्या, परफोरेशन,
एंड लाइसिस, ठीक है, और उसके बाद उन सेल्स की डेथ होनी शुरू हो जाती है। तो हमने क्या करा, हमने इस बीटी टॉक्सिन को बनाने वाली जो जीन जिसका नाम था बीटी जीन, उस जीन को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया किसमें, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स में, जैसे कि कॉटन में कर दिया, कॉर्न में कर दिया, राइस, टमाटो, पोटैटो, सोयाबीन, इन सब में हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और हम इसलिए इंट्रोड्यूस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर कोई ना कोई पेस्ट आके इनको खा जाता है, तो पेस्ट ना खाए इसको आके, ठीक है। तो मैंने बीटी जीन को डाल दिया यहाँ पर, कॉटन में तो बोल दिया क्या उसको मैंने, तो उस वैरायटी ऑफ कॉटन को इसकी बॉडी के हर सेल में ये बीटी जीन पड़ी हुई है, इसको बोलता हूँ क्या मैं, बीटी कॉटन। क्या बोलता हूँ मैं उसको, बताओ भाई क्या बोलते हैं उसको, बीटी कॉटन, सही है। बड़े सर एक बार एक्टिवेशन के बाद वाला पॉइंट बताना। उसके बाद वाला सर एक्टिवेशन के बाद, सर अल्कलाइन बाद मैंने बोला कि वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है वो, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव फॉर्म से वो एल्कलाइन मीडियम में जाने के बाद क्या हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। सर उसके आगे एक पॉइंट लिखा है ना, एक्टिवेट होने के बाद वो जो लिविंग सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, जो लिविंग सेल्स हैं, ये उनकी परफोरेशन और उनकी लाइसिस करवाता है। क्या करवाता है, परफोरेशन और लाइसिस। पक्का, यस सर। ठीक है। चैतन्य आप ना एक बार क्लास के बाद रुक जाना मेरे पास, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके। आ जाओ आगे, ठीक है। तो इसमें से आपने क्या याद रखना है, देखो पूरा प्रोसेस तो आपको पता ही है, वैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है कि बीटी कॉटन कैसे काम करता है, ठीक है ना, ये बीटी टॉक्सिन कैसे काम करता है, वो तो आप छोड़ दो। आप यहाँ पे याद रखो कि यहाँ पर हम उसके लिए, या चलो सुनी लो, या पूरी बात बताएगा आपको, ठीक है। क्या होता है, जो कैटरपिलर होता है, क्या होता है, जो कैटरपिलर जो होता है वो आता है और वो आके बीटी को ईट करता है, बीटी कॉटन को ईट करता है। बीटी कॉटन को ईट करते ही उसकी बॉडी में, उसके मुंह के अंदर एंटर करता है क्या, वो बीटी जीन, क्या एंटर करता है, बीटी जीन। और बीटी जीन क्योंकि उसका जो माउथ है वो एल्कलाइन है, क्या है जो उसका माउथ है वो, बताओ भाई, एल्कलाइन है। तो वहां जाने के बाद ये जो बीटी जीन है ये एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद ये वहां पर बीटी टॉक्सिन को बनाता है। किसको बनाता है, ये बनाता है क्या, बीटी टॉक्सिन को, ठीक है। उसके माउथ में, उसके गट में, उसके सलाइवरी गट में बनाता है, ठीक है। और उसकी गट में जब ये बनाता है बीटी टॉक्सिन को, तो बीटी टॉक्सिन ये करता है, बीटी टॉक्सिन इसके जो एपिथेलियल सेल्स हैं, सेल्स हैं जी, बोलो, एपिथेलियल सेल्स हैं, ये उनके अंदर करवाता है क्या, परफोरेशन। क्या करवाता है, हाँ, परफोरेशन और लाइसिस। पक्का, अरे हाँ या ना, ठीक है। और ये परफोरेशन और लाइसिस करवाने के बाद, करवाने पर क्या होता है, उसके जो सेल्स होते हैं उनके अंदर होल्स हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, और उसके बाद उसकी गट के अंदर होल्स हो जाते हैं, और वो जो कैटरपिलर होता है, वो कैटरपिलर एज अ रिजल्ट मर जाता है। ये वाली कहानी मैंने आपको पहले भी सुनाई है, कैसे काम होता है, हाँ या ना, ठीक है। तो ये टॉक्सिन है बेसिकली, जो बीटी टॉक्सिन है वो क्या है, वो एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है। क्या है वो, बेसिकली इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है। अरे इतनी बात क्लियर है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे बता भी रखा है, कैसे एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ द मिडगट epithelial cells and create pores that causes the cell swellings and lysis and eventually cause the death of the insect। पक्का, ठीक है। चलो आ जाओ, आ जाओ। कहता है कि इसमें ना हम, ठीक है, बीटी को तो यूज करते ही करते हैं, ठीक है, पर इसके अलावा ना हम और भी जीन्स को यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर और भी जीन्स को यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के हम किसको मारना चाहते हैं। जैसे अगर हमें सिर्फ बैक्टीरिया, बटरफ्लाई, कैटरपिलर को मारना है तो हम बीटी को यूज करेंगे। पर अगर मान लो कि हमने किल करना है किसको, कॉटन बॉल वॉर्म को, कॉर्न बोरर को, इन सबको किल करना है, ठीक है, या लार्वास को किल करना है, या इनको किल करना है, क्या कहते हैं इनको, आर्मी मॉम्स को किल करना है, उसके लिए हम अलग अलग टाइप के यूज कर सकते हैं क्या, जीन्स। जैसे कि
जो जीन्स यूज होते हैं वो कहता हूँ क्या मैं, क्राई जीन्स। क्या कहता हूँ उनको मैं, बोलो भाई, क्राई जीन्स। तो आता है हमारे पास क्या, क्राई 1 AC, फिर आता है हमारे पास क्या, क्राई 1 AB, ठीक है। और क्या, एक काम करो, उसको मैसेज लिखते हैं, पहले लिखता था इसको, क्राई 1 AB, क्राई 2 AB और क्राई 1 AC, ठीक है। तो यार देखो, क्राई 1 AB जो होता है ये किल करता है किसको, कॉर्न बोरर को, किसको किल करता है ये, कॉर्न बोरर को, ठीक है। जबकि क्राई 2 AB और क्राई 1 AC ये दोनों मिलकर किल करते हैं किसको, इसके किसके अगेंस्ट यूज होते हैं, ये जो होते हैं कॉटन बोल बॉम्ब, इसके अगेंस्ट यूज होते हैं कॉटन बोल बॉम्ब। अरे पक्का है, आया ना, ठीक है। इसको याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, पेपर में सीधा सवाल आएगा कि क्राई 1 AB किस चीज को किल करने के काम आता है, तो बता देना कि कॉर्न बोरर को किल करने के काम आता है। हाँ बोलो। सर जो बीटी होता है वो क्रॉप्स के अंदर होता है ना, एडिबल क्रॉप्स में, जो बीटी एडिबल क्रॉप्स में होता ये एडिबल क्रॉप्स में, हमने एडिबल क्रॉप्स में इनकी वैरायटीज को बना लिया पर हम यूज नहीं करते हैं। जैसे हमने बीटी ब्रिंजल बना लिया है, ठीक है ना, हमने बीटी सोयाबीन बना लिया है, बीटी टमाटो बना लिया है, पर हम उनको यूज नहीं करते हैं। अब आप बोलोगे सर है। क्यों सर यूज क्योंकि नहीं करते हैं? अगर वो हम खाते हैं तो फिर वो हमारे अंदर भी तो जाएगा। बिल्कुल, हमारे लिए भी नुकसानदायक है वो, तभी तो बोल रहा हूँ मैं यूज नहीं करते हैं। सर फिर बनाते ही क्यों जब यूज नहीं करना। देखो आज हमने उसको कम से कम ये तो कर लिया कि हमने इसको ऐसा बना दिया कि उसको इंसेक्ट्स ना खाए, ठीक है। ये बनाने में बहुत बड़ी बात है, समझे आप बात को, ये एडिबल नहीं होते मतलब। ये एडिबल नहीं होते, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये एडिबल नहीं होते, ठीक है। तो देखो हमने बनाया सारे हैं, मैंने बनाए एडिबल नॉन एडिबल सारे हैं, ठीक है। पर बात ये है कि हम जिनको यूज कर रहे हैं वो कौन से वाले हैं, वो है नॉन एडिबल वाले। कौन से वाले हैं वो, नॉन एडिबल वाले हैं। समझ आई बात आपको मेरी, ठीक है। चलें बढ़े आगे। ये ठीक है, आगे आता है हमारे पास क्या, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। क्या आते हैं हमारे पास, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, ठीक है। तो यार देखो ये मैं आपको ना एनसीईआरटी से ना पढ़ा कर, ये मैं आपको अपने नोट्स में से पढ़ा दे रहा हूँ। कहाँ से पढ़ा दे रहा हूँ, नोट्स में से, क्योंकि आपने तो इसको एज इट इज याद करना था, सही है। अरे हाँ या ना, मेरे नोट्स खोल लो, पेज नंबर 300 पर आ जाओ, इस पे आ जाओ, पेज नंबर 300 पर। मिला, चैतन्य मिल गया, यस सर। ठीक है। देखो यार मतलब ये अब स्क्रीन को भूल जाओ 1 मिनट के लिए, ठीक है, सब भूल जाओ उसका जो भी मैंने करवाया है, ठीक है ना। सीधा आ जाओ इस पे, पेस्ट रेजिस्टेंस पे, इस पे आ जाओ, पेस्ट रेजिस्टेंस पे, ठीक है। कहता है कि पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट को हम कैसे बचाते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करके, इसका यूज करके आरएनए इंटरफेरेंस का। तो कहता है टबैको प्लांट में, किस प्लांट में, टबैको प्लांट को एक ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट करता है, इसका नाम क्या है, मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया। क्या नाम है, मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया, ठीक है ना, जो रूट्स ऑफ टबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है। पहली बात समझ आ रही है, पहला पॉइंट समझ आ रहा है, अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पर आओ। कहते हैं आरएन इंटरफेरेंस है क्या, कह रहे हैं आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर सेलुलर डिफेंस इन यूकैरियोट्स। कहता है ये आरएन इंटरफेरेंस ऑलरेडी
सेलुलर डिफेंस के लिए जो होता है यूकैरियोट्स में, इट इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक टारगेट mRNA ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA। यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर mRNA को एक पर्टिकुलर mRNA को हम टारगेट करते हैं और हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, डबल स्टैंडर्ड आरएनए में। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं हम इसको, इस सिंगल mRNA को हम एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या होता है, इनएक्टिव होता है। क्या होता है, इनएक्टिव होता है। इस वजह से आगे ये कोई प्रोटीन बना नहीं पाता, तो इसके आगे ट्रांसलेशन नहीं होती, और ट्रांसलेशन नहीं होती तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, और कोई प्रोडक्ट नहीं बनता तो जो हमारे पास हमारा जो बेसिकली पेस्ट है, उस पेस्ट की डेथ हो जाती है। यहाँ तक बताओ, मेरे को कोई बात में दिक्कत है आप लोगों को? बोलो भाई, कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो आगे आ जाओ। कहता है होता कैसे है ये, कहता है इसको आप याद कर लेना मेरे नोट्स में से ही। ठीक है, कहता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन ऑफ स्पेसिफिक mRNA। यहाँ तक कोई दिक्कत? कहता है जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है वो बाइंड करता है किसी mRNA से और उसकी ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करते हैं। इसको ही हम कहते हैं कि mRNA साइलेंसिंग। क्या कहते हैं इसको हम? mRNA साइलेंसिंग कह देते हैं। ठीक है, तो कहता है अब हम इसको लेकर कहां से आएंगे? ठीक है, तो कहता है द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग आरएनए। इस वाले पॉइंट को छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो, पॉइंट नंबर बी को छोड़ दो आप। ठीक है, इसको कट कर लो, उसकी जरूरत नहीं है, कुछ भी ये नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे सवाल ये आता है कि हम इसको इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। हम इस पर्टिकुलर डबल स्टैंडर्ड आरएनए को बनाने वाली चीज को हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे टोबैको प्लांट के अंदर। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको देखो पेज नंबर 301 पे आगे समझा रखा है एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर के थ्रू। समझ आ रहा है आपको? अरे यार बोलो हाँ या ना। ठीक है, देखो कहता है कि एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, आप जानते हैं एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर के पास क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड होता है। क्या होता है इसके पास? एक टीआई प्लाज्मिड होता है। ठीक है ना, और इस प्लाज्मिड के थ्रू ये अपना डीएनए या अपना जीनोम प्लांट में दे सकता है। भाई बोलो जानते हो आप सारी बात को? नहीं जानते हो? सर जानते हो। ठीक है, तो याद है एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस नेमाटोडा स्पेसिफिक जीन्स इनटू द होस्ट प्लांट, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए इनटू द होस्ट सेल। ठीक है, मतलब कि एक पर्टिकुलर जीन रही होगी इसके नेमाटोडा के अंदर। ठीक है, अब मैंने इस नेमाटोडा जीन का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया। क्या बनाया? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था AAGCGCC। ठीक है, इसका मैंने बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या बनाया होगा? मैंने बनाया होगा, एक का उल्टा होता है TT, GC का उल्टा हो गया CG, GC का उल्टा हो गया CG और G। ठीक है, मैंने इसको एग्रोबैक्टीरियम में लगाकर एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से इंट्रोड्यूस करवा दिया प्लांट में। किसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया? बोलो भाई किसमें? प्लांट में। ठीक है, अब इस प्लांट के अंदर तो ये जीन जो पड़ी हुई है TT, CG, CG, G। ठीक है, ये तो दोनों ही तरीके से काम करेगी ना। कभी कभी ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम कोड करेगी, कभी कभी ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम कोड करेगी। तो जब ये इस साइड से कोड करती है तो ये बनाएगी कि हमारे पास AAGCGCC, और कई बार ये यहाँ से कोड करेगी हमारे पास, तो ये क्या बनाएगी? बोलो यार। या चलो आप इसको ऐसे समझो, छोड़ो इसको, आप सही तरीके से समझो। कहता है कि जब हमने इसको इंट्रोड्यूस करा होगा प्लांट के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है ना कि हम एक सिर्फ आधा डीएनए तो हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, हमें तो दोनों चीज इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, मतलब पूरी की पूरी जीन डालनी पड़ेगी। तो अगर एक जीन है TT, CG, CGG, तो दूसरी जीन ऑब्वियसली बातें क्या रही होगी? AAGCGCC। पक्का? और प्लांट के अंदर भी दोनों पार्टी प्रेजेंट होंगे, तो जब भी दोनों पार्टी प्रेजेंट है तो दोनों पार्ट अलग अलग तरीके से क्या करेंगे? कोड करेंगे और अपने अलग अलग mRNA बनाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि दो अलग अलग mRNA बनेंगे, एक होगा सेंस वाला और एक होगा एंटी सेंस वाला। यार ये वाली बात आपको क्लासेस में पढ़ाई थी मैंने कि नहीं पढ़ाई थी, याद है किसी को ये वाली बात मैंने कैसे पढ़ाई थी? यस सर। ठीक है, तो कहता है यहाँ पे दोनों ही पार्ट बनेंगे हमारे पास। तो कहता है देयर these two RNAs are complementary to each other। यहाँ पर जो दो RNA बन रहे हैं वो क्या है, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं एंड फॉर्म डबल स्टैंडर्ड RNA। क्या बनाते हैं वो? डबल स्टैंडर्ड RNA बनाते हैं, जो होता है हमारे पास dsRNA that initiates RNA interference and hence silence the specific mRNA of the nematoda। तो क्या होता है कि मान लो कि इसने बना लिया, हमारा सेंस वाला बना, ठीक है, तो सेंस वाला क्या बनेगा? सेंस वाला बना, मान लो हमारे पास क्या, ये चलो नेमाटोडा की बॉडी में जीन थी, तो नेमाटोडा की बॉडी में जो जीन है AAGCGCC, ये अपना mRNA बनाएगी। इसका mRNA क्या बनेगा? इसका mRNA बनेगा UUCGCGG। हमें इस mRNA को साइलेंस करना था। इस mRNA को साइलेंस करने के लिए ये जीन हमारी हेल्प करेगी, क्योंकि ये जीन भी क्या ही कोड कर रही होगी? ये जीन क्या कोड करेगी? जो प्लांट की बॉडी में पड़ी हुई है, जिसको जिस प्लांट के पार्ट को अब नेमाटोडा खा चुका है, तो नेमाटोडा के मुंह के अंदर ये जो प्लांट का टुकड़ा है, इसके अंदर ये जीन प्रेजेंट है और ये जीन कोड करेगी किसको? ये कोड करेगी टीटी का उल्टा AA, CG का उल्टा GC, CG का उल्टा GC और G का कॉम्प्लीमेंट्री C। ठीक है, तो ये बना कहाँ पर? ये बना नेमाटोडा के माउथ के अंदर, जब उसने इसको ईट कर लिया प्लांट को। अब A का अपोजिट U, U का अपोजिट A, C का G, G का C, C का G, G का CC। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बन गया क्या? एक डबल स्ट्रैंड RNA एंड ऑल यू नो दैट डबल स्ट्रैंड RNA इज इनएक्टिव। यहाँ पे यही बता रखा है। तो कहता है कि इससे क्या हो जाएगा? इससे silence the specific mRNA of the nematoda, the parasite cannot survive into the transgenic host expressing specific interfering RNA, the transgenic plant thus gets itself protected from the parasite। आसान है या मुश्किल है? बोलो भाई। ठीक है, अब आप सोच रहे हो सर ये कैसे होगा? तो यार देखो, इसको होने का तरीका यही है कि आपने इसको याद रखना है। क्या रखना है आपने? इसको याद रखना है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको एनसीईआरटी में बहुत ही ब्रीफ तरीके से दे रखा है और बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेबल नहीं है हिंदी एनसीईआरटी। यहाँ तो फिर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है मेरे नोट्स में इसको, ना तो ये एक्सप्लेनेबल ही नहीं है, पर कोई बात नहीं। ठीक है ना, कोई डरने और कोई घबराने वाली बात नहीं है। सही है, तो क्या करने वाले हैं आप बताओ भाई, क्या करना है? आप इसको एज इट इज याद करना है। इसको हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा भाई। देखो कोई और तरीका नहीं है, दिस यू हैव टू डू, आपको ये करना ही पड़ेगा। सही है, यस। चलें। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारे पास, वो आता है कौन सा? जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन। चले चले टॉपिक पे हम। यस। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, डोंट वरी, फिर हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। फिर हम जीन थेरेपी, ट्रांसजेनिक एनिमल्स और एथिकल इश्यूज को फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आप बस आज इतना ही पढ़ लेना, इतना बहुत है, क्योंकि पिछले टॉपिक का भी कुछ पार्ट बच गया था। ठीक है ना, और ये यूनिट थोड़ा सा बड़ा भी है। ठीक है, आ जाए। यहाँ पर क्या करना है आपने? कहता है कि हमारी बॉडी में जो इंसुलिन बनता है उसको बनाता है कौन? पेनक्रियाज। ठीक है, और जब पेनक्रियाज के सेल्स को बनाते हैं, पेनक्रियाज का जो पेनक्रियाज में जो उसका जीन है, वो जब इसको बनाता है ना, तो इसको बनाता है एज अ प्रो हार्मोन। कैसे बनाता है? एज अ प्रो हार्मोन। और इस इंसुलिन के प्रोटीन के पास, जो ऑब्वियसली बात है प्रोटीन हार्मोन है, तो उसके पास तीन चेन्स होती है। कितनी चेन्स होती है इसके पास? तीन चेन्स होती हैं। एक होती है चेन ए, फिर होती है कौन सी? चेन सी, और फिर होती है कौन सी? चेन बी। ठीक है, तो तीन चेन्स होती हैं, ए, सी और बी।
पर ये इनएक्टिव होता है, प्रो हार्मोन इज इनएक्टिव। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करने के लिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए हमारी बॉडी पैनक्रियास इसको प्रोसेस करता है और इसमें से इस सी चेन को रिमूव कर देता है। तो लास्ट में कितनी चेन रह जाती है, सिर्फ और सिर्फ 2 चेन्स रह जाती हैं, चेन ए और चेन बी, और वो आपस में जुड़ी होती है बाय मींस ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। किसके थ्रू जुड़ी होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ये आपस में जुड़ी होती है। पक्का, ठीक है। अच्छा तो सर अब क्या, तो आपसे सुन लो। देखो इतना बात तो क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। अब कहता है कि अगर ये काम हमें बॉडी के बाहर करना है, क्या करना है, काम हमें अगर बॉडी के बाहर करना है, तो बॉडी के बाहर तो काम होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि बॉडी के बाहर अगर काम होता है तो ऑब्वियसली बात है कि आप जब इस जीन को बोलोगे कोड करने के लिए, तो जीन तो तीनों ही पार्ट बनाएगी। ये जीन तो ए भी बनाएगी, ये जीन बी भी बनाएगी और ये जीन सी भी बनाएगी, ठीक है। तो एक कंपनी जिसका नाम था एली लिली, क्या नाम था इस कंपनी का, एली लिली, इसने क्या करा, इसने दिमाग लगाया, इसने कहा आप इस जीन में से ना इसके तीनों पार्ट्स को आइडेंटिफाई करो कि इस जीन का कौन सा पार्ट है जो चेन ए बनाता है, इस जीन का कौन सा पार्ट है जो चेन बी बनाता है, और इस जीन का कौन सा पार्ट है जो चेन सी बनाता है। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि यार देखो ये पार्ट है जो चेन ए बनाता है, ये पार्ट है जो चेन बी बनाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इस जीन के इसके सीक्वेंस को अलग कर लो और इस जीन के इसके सीक्वेंस को अलग कर लो। जब सीक्वेंस अलग अलग कर लिए तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इन दोनों सीक्वेंसेस को, इन दोनों जीन्स के पार्ट को इंडिविजुअली अलग अलग बैक्टीरिया में डाला, इसमें डाला अलग अलग बैक्टीरिया में इनको इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। तो अलग अलग बैक्टीरिया में जब इंट्रोड्यूस हुए तो उन्होंने क्या करा, इस बैक्टीरिया ने अलग अलग अपने प्रोटीन्स बनाए होंगे, अलग अलग चीज बनाई होगी। तो इस बैक्टीरिया ने बना के दिया क्या, चेन ए का प्रोटीन, क्या बना के दिया, चेन ए का प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन चेन। और इसने बना के दिया क्या, प्रोटीन चेन बी, क्या बना के दी, प्रोटीन चेन बी। और मजे की बात ये थी कि एली लिली कंपनी ने क्या करा, आर्टिफिशियली ये 2 चेन बनकर आई थी, मतलब यहाँ पर चेन ए बनकर आई थी, बनकर आई थी चेन बी। इन्होंने इन 2 चेन्स को लैब के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और इस तरह से हमें बनके मिलता है क्या, एक्चुअल ह्यूमन इंसुलिन। क्या बनके मिला, एक्चुअल ह्यूमन इंसुलिन, इसको हम ह्यूमुलिन भी कह देते हैं, क्या भी कहते हैं इसको हम, ह्यूमुलिन भी कह देते हैं। पक्का, बोलो हाँ या ना, समझ आ रही है बात, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बता रखा है, कहते हैं 1983 एन अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर्ड 2 डीएनए सीक्वेंसेस corresponding to chain A and chain B, taken of the human insulin, introduced them in plasmids of E. coli to produce insulin chains. Chain A and chain B were produced separately, extracted and combined by creating disulfide bonds to form human insulin. पक्का है, हो जाएगा इतना पार्ट, ठीक है। तो यार ये वाला पार्ट हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आप सुने मेरी बात को, आप इस चीज को कहाँ तक कर लेंगे ईमानदारी से, ठीक है। देखो वैसे तो उसके बाद जीन थेरेपी, और जीन थेरेपी के बाद मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है और फिर कुछ क्वेश्चंस हैं। पर आप आज पेज नंबर, मेरे नोट्स में जो पेज नंबर 303 है, इसमें जो प्रेजेंट 1 मार्कर 2 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आज आप सारे करेंगे। यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस, आपने सभी सवाल करने हैं आज ही। बताओ हो जाएंगे कि नहीं होंगे, हो जाएंगे, ठीक है। चलो ये पार्ट हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब इसको मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूँ।